जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से गाइस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। हमारी क्लासेस जो है दोपहर 1 बजे को चलती है। ये पेडागोजी की क्लास होती है और इसके जस्ट बाद हिंदी और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है। साइंस की क्लास 8 बजे होती है और जीके अनोखा टॉपिक वाइज टेस्ट 8:40 से स्टार्ट होता है। ये 4 क्लासेस हमारी पर डे चलती है, लेकिन चूंकि अभी बीएड की एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, उसको देख करके जो जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कर रहे हैं, तो ये शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। 1 बजे वाली क्लास तो ये तो हो ही रही है, और 8 बजे वाली क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और जैसे ही बीएड की एग्जामिनेशन फिनिश होगी तो फिर जो हमारा टॉपिक है, इसी के हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस चलेंगी। देख लीजिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बिहार बीएड के अंदर में टोटल जो है आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं ना, जिसमें से आपका जो है पहले से ही हमने क्या किया है, 4 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर रखा है ना। तो ये 5वां चैप्टर आपका रनिंग है, जिसमें से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही हो चुका है, यानी 40 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं। आज हमारा क्या होगा, पार्ट 3 होगा इसका, ठीक है। इसके अलावा चौथा और जो लास्ट चैप्टर है, छठा चैप्टर है ना, वो चैप्टर जो है इसके बाद फिनिश करेंगे। तो ये पार्ट 3 है, इसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा। उसके बाद एक बार में ही क्या करेंगे, हम लोग छठा चैप्टर जो है उसको समाप्त कर देंगे। तो ये शिक्षम एवं अधिगम प्रक्रिया का पार्ट 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग आगे यहाँ पर टेस्ट देते हैं और टेस्ट के माध्यम से प्रिपरेशन करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आज के क्लास का है, छात्र को क्या कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय शिक्षक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट को टीचर जो है क्या और कितना पढ़ाएंगे, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कटिक यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा क्या, चयन का सिद्धांत, ठीक है। क्या और कितना पढ़ाया जाए ये टीचर डिसाइड करते हैं। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये आता है चयन के सिद्धांत के अंतर्गत, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए, केवल एक उत्तम पाठ्य पुस्तक ताकि अन्य पुस्तकें छात्रों को है ना हास्यास्पद तथ्यों को जन्म ना दे सके। दूसरा है हमारा यहाँ पर, मुद्रित सामग्री कम तथा दृश्य श्राव्य सामग्री को अधिकता होनी चाहिए। सी, एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तथा उसके लिए 1 या 2 सहायक पुस्तकें होनी चाहिए। या फिर डी, जितनी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री हो उतना अच्छा है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। सहायक सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्तमान प्रवृत्ति है। तो देखिए यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, मुद्रित सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री की अधिकता होनी चाहिए। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है वो सब करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, छात्रों को नवीन पाठ्य पुस्तक सिखाने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे। नवीन मतलब होता है नया, तो नया पाठ्य पुस्तक सिखाने के लिए छात्रों को आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, छात्रों को सीखने के नियम बता देंगे पहले ही। बी, नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे। सी, नवीन उदाहरण देंगे। या फिर डी, यहाँ पर होगा हमारा आंसर, छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी, छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरण हैं। ऑप्शन ए, व्यवहारिक हो। बी, छात्रों के जीवन से संबंधित हो। सी, पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। या फिर डी, कल्पना पर आधारित हो। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। तो जब भी शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, छात्र को पढ़ाएंगे, तो पढ़ाते समय जो उदाहरण देंगे वो पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए, बाहर के उदाहरण नहीं देना है आपको, है ना। वो जो कॉन्टेक्स्ट है आपका सिलेबस का और वो जो टॉपिक है उसके बारे में आप बाहर से एग्जाम्पल तो दे सकते हैं जिससे वो रिलेवेंट हो, लेकिन बिल्कुल आपको पाठ्य वस्तु से हट करके एग्जाम्पल नहीं देना है, जिसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल को आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 45। क्वेश्चन कह रहा है, भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना देता है। डर और दंड का जो प्रभाव है वो छात्र को अनुशासनहीन बना देता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए, आंशिक रूप से सहमत हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पूर्णतया सहमत हैं, या फिर पूर्णतया असहमत हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से सहमत हैं, ठीक है। चलिए, पूरी तरह से इसमें सहमत नहीं होना है। भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना देता है, ये पूरी तरह से सहमत आपको नहीं होना है, आंशिक रूप से इस बात के सपोर्ट में आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ पर हमको कह रहा है, कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से
क्या उपागम अपनाते हैं? ऑप्शन ए, वह कक्षा में हर काम बहुमत के आधार पर करेंगे। हर काम, देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। देखिए, छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने का पूरा अधिकार देता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से क्या उपागम अपनाता है? ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूरा अधिकार है, तो ये पूरा अधिकार भी एक्सट्रीम वर्ड हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सी नंबर में, किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता है। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी पहले ही रिजेक्ट हो गया है, तो डी नंबर तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। सामग्री का मतलब होता है जैसे वो स्टडी मटेरियल हो गया है ना, या जैसे प्रयोग करने वाली बहुत सारी वस्तुएं हो गई, बहुत सारा केमिकल हो गया है ना, जो लगता है प्रयोगशाला के अंदर में, किताबें हो गई है ना, ये सारी चीज़ें। तो शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, क्रय एजेंट के द्वारा, या फिर विद्यालय प्रबंधक द्वारा। तो बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर, सबसे सटीक आंसर यहाँ पर हमारा बैठ रहा है, वो आंसर हमारा हो रहा है क्या? ए, शिक्षकों के द्वारा। शिक्षकों के द्वारा शिक्षक सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। शिक्षक को पता होगा कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अभी लेने की ज़रूरत है, कौन सी बुक बाद में लेने की ज़रूरत है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधक, आप लोगों में से बहुत सारे, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि विद्यालय प्रबंधक होना चाहिए, लेकिन विद्यालय प्रबंधक जो होता है वो मैनेजमेंट होता है स्कूल का। स्कूल में रिसोर्स कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, टीचर को सैलरी कहाँ से मिलेगी, है ना, बच्चे को कैसे स्कूल में जुटाना है, ये सारा काम इसका होगा, मैनेजमेंट का होगा। ठीक है, कोई फंक्शन होना है तो वो कैसे किया जाएगा, ये सब जो है विद्यालय प्रबंधक का होता है। ये छोटी छोटी बातें जो होती है शिक्षण सामग्री से रिलेटेड, है ना, ये इसके लिए एक्सपर्ट टीचर ही होते हैं, तो टीचर को ही इनको डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपके तथा किसी अन्य अध्यापक के मध्य किसी कारणवश कोई वैचारिक मतभेद होता है तो आप क्या करेंगे? कोई टीचर है और आप भी टीचर हैं स्कूल के अंदर में, और आपस में आपकी मतभेद हो जाती है, लड़ाई जैसा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसकी शिकायत प्राचार्य से करने जाएंगे। देखिए हर पर्सनल बात को आपको प्राचार्य के पास नहीं ले जाना है, ऑलरेडी प्रिंसिपल के पास बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप? यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अपने उस साथी को का हंसी उड़ाएंगे, ये भी रॉन्ग हो गया। अन्य अध्यापकों के समक्ष तर्क करेंगे, या फिर आप आपस में मिलजुल कर उसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 48 का। तो जितने लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है 48 का डी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अन्य अध्यापकों के साथ जो है क्या करना है? तर्क भी नहीं करना है, आपस की लड़ाई दूसरे में नहीं बताना है, दूसरे में ग्रुप बंदी नहीं करना है। पूरे जो स्कूल है उसको ए और बी कैटेगरी में नहीं बांटना है, जिसमें ए कैटेगरी में आपके साथ आधे टीचर होंगे, आधे टीचर बी वालों के साथ होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं स्कूल में शिक्षण जो विधि है, जो पढ़ाई लिखाई है, उस पर असर पड़ेगा ग्रुप बनने से। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपस में मिलजुल करके उसका कारण जानने के साथ ही उसको समाप्त कर देना है, झगड़े को वहीं खत्म कर देना है। नेक्स्ट है, आपके प्रिय मित्र का बच्चा अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा है। प्रिय मित्र मतलब क्लोज फ्रेंड का जो आपका बच्चा है वो अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा है, उसमें वह कुछ कमज़ोर है। निरीक्षक के रूप में आप वहाँ पर क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी वहाँ पर एग्जाम में ड्यूटी है और आपके दोस्त का जो लड़का है बहुत नज़दीक है, प्रिय मित्र का लड़का जो है वो अंग्रेजी की एग्ज़ाम वहाँ पर दे रहा है और अंग्रेजी में वो कमज़ोर है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन ए, साथी निरीक्षक से सहायता के लिए कहेंगे, है ना। आप उसी स्कूल में हैं तो दूसरे जो निरीक्षक हैं, हो सकता है आपके रूम में नहीं हो कि वो लड़का दूसरे रूम में हो, तो आपका जो साथी निरीक्षक होगा उससे कहेंगे कि थोड़ा सा सहायता कर देना चाहिए, है ना, उस बच्चे की। या फिर बी, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, उसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? बच्चे को छोड़ देंगे कि वो जैसा है, जैसा लिखेगा लिखने दो। ठीक है, सी नंबर यहाँ पर है, दूसरे छात्र से सहायता के लिए कहेंगे, तो ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। डी नंबर में आ जाते हैं, नज़दीक होने के नाते प्रश्नों को हल करने में उसकी सहायता करना है। तो नज़दीकी होने के कारण आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी एक बच्चे को बताएंगे दूसरे बच्चे को नहीं बताएंगे, तो इससे कंपटीशन खराब होगी। तो इस तरह से हमारा ए सी डी कट गया, तो आंसर 49 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। वो आपका कौन लगता है ये आपके घर में होगा, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे आपके लिए बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, केंद्र व राज्य दोनों पर, या फिर राज्य सरकार व स्वैच्छिक संस्थानों पर? तो प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मतलब होता है
कंप्लीट एजुकेशन, यानी जिस जो अब लागू करने की बात है, उसको पढ़ाने की बात है, ज़मीन पर उतारने की बात है, उसी को क्रियान्वयन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर हो रहा है यहाँ पर 50 का सी है ना, केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के ऊपर, उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखिए शिक्षा जो है ना वो क्या है, आपका किसी सेंटर का इशू नहीं है और ना ही वो स्टेट का है। ठीक है, तो ये किसका इशू है? ये कंकरेंट लिस्ट का है। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे, वहाँ डिवीजन ऑफ पावर है जिसमें 3 लिस्ट बना हुआ है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों रूल बना सकते हैं, तो शिक्षा जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो सेंटर और राज्य दोनों की यहाँ पर भागीदारी जरूरी होगी। नेक्स्ट है हमारा जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जनजाति मतलब समझ रहे हैं ट्राइब, जो जंगलों में रहा करते हैं, है ना, जो आदिवासी लोग होते हैं उसको जनजाति कहा जाता है। तो जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या अनिवार्य है? अनिवार्य है, क्योंकि क्यों जनजाति यानी ट्राइब के बच्चों को पढ़ाना चाहिए जबकि वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में लकड़ियाँ चुनते हैं? ऑप्शन क्या है उसमें? इससे उनमें जागृति आएगी, वे सामान्य नागरिक से पिछड़े हुए हैं, बी अब तक उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये देखिए, ये सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं आप कि अब तक ट्राइब के लोगों को, आप विपक्ष के नहीं हैं, आप जो हैं एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप टीचर हैं, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते, आप में इतनी हैसियत नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, ये जो उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया यानी सरकार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था का आप एक अंग हैं, तो आपको यहाँ पर गिला शिकवा नहीं करना है बल्कि आपको बेहतर बनाना है उस चीज़ को। तो यहाँ पर सी नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट काट दीजिए कि उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, आपको एक तरफा रास्ता नहीं अपना सकते हैं, आपको बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। डी नंबर, वे भी हमारे देश के नागरिक हैं। चलिए ये ठीक है, देखिए इससे उनमें जागृति आएगी। आप कैसे जानते हैं कि उसमें जागृति नहीं है? ठीक है, क्या आपका जो कल्चर है वही बेस्ट है? क्या जंगलों में जो रह रहे हैं वो नेचुरल वे में जी रहे हैं, क्या वो जागरूक नहीं है? क्या उसके अंदर जागृति नहीं है? तो कहीं ना कहीं उसकी सभ्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं अगर ए नंबर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी कट गया आपका, देखिए यहाँ पर सी नंबर ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए वे सामान्य नागरिक से पिछड़े हुए हैं, तो आप उसको पिछड़ा कह रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्यों मिलना चाहिए उनको शिक्षा? तो सीधी सी बात है, क्योंकि वे भी देश के नागरिक हैं और शिक्षा जो है उनका भी अधिकार है, इसलिए शिक्षा मिलना चाहिए, ना कि ये सब कारण। ये सब कारण मतलब हो गया जागृति नहीं है, पिछड़े हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस पर रहनुमाई दे रहे हैं, उस पर आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसका हेल्प कर रहे हैं, पूरी तरह से आप उस पर कहीं ना कहीं, एक होता है ना, आप किसी पर मान लीजिए मदद करके एक एहसान जताते हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं और उसका राइट बनता है कि उसको शिक्षा मिलना चाहिए, इसलिए आंसर डी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रवृत्ति जो है आप सोच विचार ऐसा कीजिए जिससे कि खुद ब खुद सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, स्कूल में समय चक्र क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, उसके द्वारा प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण की कक्षा तथा समय का ज्ञान होता है, छात्रों को विषय संबंधी जानकारी मिलती है, सी, स्कूल के समय का उपयुक्त विभाजन संभव है, या फिर डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए, स्कूल में समय चक्र क्यों आवश्यक है? देखिए स्कूल में समय चक्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्कूल के समय का उपयुक्त विभाजन संभव है। ठीक है, तो इसीलिए स्कूल का जो समय होता है 5 से 6 घंटे का, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन के लिए समय चक्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें टीचर जो है वो क्या करेंगे, अपने समय पर अपने अपने क्लास में जाकर के रोटेट होकर के क्लास लेंगे। एक ही टीचर अगर पूरा दिन पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे इससे क्या होंगे, बोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता का, बी, निर्धारित उद्देश्य का, सी, छात्रों की आवश्यकता का, डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए छात्र प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर डी उनका करेक्ट है, क्योंकि छात्र प्रबंधन के लिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नता, जो स्टूडेंट है आपस में कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो आपका निर्धारित उद्देश्य है, लक्ष्य है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, बच्चों में क्या विकास लाना है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और छात्रों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या छात्र प्रबंधन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? बताइए छात्र प्रबंधन क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए, भौतिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन, सैद्धांतिक परिवर्तन, आध्यात्मिक प्रबंधन। तो बताइए क्या आंसर होगा? देख लीजिए यहाँ पर, तो ये जो भौतिक प्रबंधन है ये तो जरूरी है ही, मानवीय प्रबंधन भी है और सैद्धांतिक प्रबंधन है। आपको सिद्धांत तो
पहले से डिसाइड करना पड़ेगा क्या सिद्धांत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखिए डी नंबर है आध्यात्मिक प्रबंधन, ये हमारा जरूरी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, 55 नंबर। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, कुछ स्टोरी टाइप से दिया हुआ है, विद्यालय की कक्षा में टेलीविज़न पर शिक्षण का साप्ताहिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, यानी हर सप्ताह टीवी पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो है प्रोग्राम आपको दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके छात्र घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को विद्यालय में टेलीविज़न पर कार्यक्रम ना दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए स्कूलों के अंदर में बच्चों को टीवी दिखाया जाता है और टीवी पर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, ऐसी ऐसी मूवी दिखाई जाती है जिससे बच्चे जो हैं क्या हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सोच डेवलप हो सके, एक उसके अंदर जो है सोचने की टेंडेंसी, जिसको बोलते हैं ना चिंतन करने की, तो वो चीज़ों को देख करके चिंतन कर सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर डेवलप करवाना है। तो बताइए स्कूल में जो ये टीवी दिखाया जा रहा है, इससे बहुत सारे गार्जियन आपके पास आते हैं और कहते हैं कि बच्चे ऑलरेडी घर में टीवी देखते ही हैं, तो आप प्लीज़ स्कूल में टीवी मत दिखाइए, उस एक पीरियड में बच्चे को पढ़ा दिया कीजिए। तो आपका क्या करेंगे, आपका क्या आंसर होगा? यहाँ पर देखिए ए नंबर, उससे इसको देखते हैं ए नंबर में। चलिए ए नंबर पर देखते हैं, यहाँ कह रहा है उसे अभिभावकों को शिक्षण के साप्ताहिक टेलीविज़न कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। बी, उसे अभिभावकों से बातचीत करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। या फिर सी, उसे अभिभावकों को शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षण के साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए। गलत बात है, दो चार लोग जहाँ पर असहमत होंगे वहाँ आपको बंद नहीं करना है, आपको देखना है कि बड़ा मोटिव क्या है हमारा, ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है, कहाँ पर बच्चे का विकास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ को बंद कराना सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, उसे अभिभावकों को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों पे वे स्वयं नियंत्रण लगाए। तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और क्वेश्चन आपके सामने है, चाहे तो एक बार आप पॉज करके रुक के पढ़ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है, यहाँ पर ए उनका बिल्कुल करेक्ट है। उसे अभिभावकों को, है ना, यहाँ पर देखिए शिक्षण के साप्ताहिक टेलीविज़न कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वो जो अभिभावक हैं वो आके देखें कि जो घर में बच्चे देखते हैं सीरियल वगैरह, टीवी वगैरह, कार्टून वगैरह, उनसे ये कितना अलग है और बच्चों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ऑटोमेटिक गार्जियन देखेंगे तो खुद ब खुद वो ऐसी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 56। देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्यालय में, 56 पर आते हैं, यहाँ पर कह रहा है हमको कि विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चे के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए, भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। बी, भाषण का अभ्यास करवाएंगे। सी, भाषण लिखने की विधि बताएंगे। डी, भाषण लिख कर देंगे। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए इसमें सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या, ए, भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री ले इसका क्या करेंगे आप, मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित या मौखिक संप्रेषण से अधिक कारगर होती है। ऑप्शन ए, जब क्रिया का प्रदर्शन आवश्यक होता है। बी, जब वातावरण में बहुत शोर होता है। या फिर सी, जब संदेशदाता व संदेश ग्राहता दोनों के बीच कुछ दूरी इतनी है कि दोनों एक दूसरे की बात सुन ना सकते हैं। या फिर डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है 57 का, यहाँ पर डी नंबर, उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 58 है और यहाँ पर हमको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक अवरोध। बी, अंतःक्रिया संबंध अवरोध। सी, भौतिक अवरोध। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 58 में यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है उन सबका करेक्ट है। क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है। ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का अभाव। बी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। सी, कक्षा में शोरगुल। या फिर डी, बाहरी हस्तक्षेप। तो देख लीजिए 59 में जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये आखिरी सवाल है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है। ऑप्शन ए,
कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या में वृद्धि, बी कक्षा में छात्रों की रुचि में गिरावट, सी कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर डी उपरोक्त सभी उन सब का करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पूरा जितना भी 60 के 60 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कर लिया। कि ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आपको पीडीएफ चाहिए तो सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस, ये सारे ग्रुप्स आपके सामने आएंगे। बस ये वाला जो ड्रीम सेवक आईएएस है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, और बाकी जो ग्रुप हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर ज्वाइन कर लें, और नए हैं तो चैनल को अभी और इसी वक्त यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।